हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ साइलेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के झारखंड बोर्ड के सेकंड टर्मिनल के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और यह हमारा जो है सेट 1 होगा। इस तरह से आपको पता है कि 5 सेट अपलोड किए गए हैं, तो हमारे चैनल पे सारे सेट को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फुल मार्क्स यहाँ 40 है, देख सकते हैं। और इसके लिए आपको टाइम जो है 1.5 घंटे का समय दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे टोटल 19 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 क्वेश्चन होंगे। उनमें से सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके दिया रहेगा। सेक्शन ए में हमें 1 से लेकर 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें हमें 5 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं, और ये प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं। तो 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में 18 से 14, ये भी 7 क्वेश्चन है। तो इनमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। तो 5 क्वेश्चन जवाब देने हैं, और ये हर एक 3 मार्क्स के हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ से आपको 15 मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में हमें जो है फिर से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 15 से 19, और इस 5 क्वेश्चन में से हमें 3 ही क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं 5 मार्क्स के। तो ये टोटल 15, तो 15 + 15 और ऊपर 10, ये टोटल 40 मार्क्स हो गई। अब चलिए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना विद्युत आवेश होता है वो भी लिखिए। और ये 2 मार्क्स के हैं, तो 2 क्वेश्चन इसमें जुड़ चुके हैं। तो आपको पता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना विद्युत आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। मैंने यहाँ पे PDF बना रखा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF में कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। हमारी जो है इंस्टा ID और फेसबुक ID यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ से, और यहाँ से आप हमें मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने में की जाती है, इसी विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है। तो आपको पता है वोल्ट मीटर का जो प्रयोग होता है वो विभवांतर मापने में की जाती है, और इसे विद्युत परिपथ में हम लोग जो है पास क्रम में संयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता है थर्मामीटर जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें ये मरकरी होती है यानी पारा, और ये जो है द्रव अवस्था में होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में। तो यही एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सूत्र लिखें। एल्काइन का सूत्र हमें लिखने के लिए कहा गया है। आपको जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों की सूत्र याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी एग्जाम में एल्काइन, कभी एल्केन, तो कभी एल्कीन भी पूछ सकती है। तो मैंने यहाँ तीनों ही लिख दिया है। वैसे इसका आंसर जो है एल्काइन CnH2n-2 होगी, और एल्केन का भी आप याद कर लेंगे CnH2n+2 होती है, एल्कीन की CnH2n होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी गई है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना।
तो आपको पता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। उसने जो है उस पर कुछ प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को ढूंढा था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दी गई है एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। तो आपको पता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से सड़ गल जाते हैं। तो ऐसे में कागज़ है, सूती कपड़ा है, ऊनी वस्त्र है और भी ऐसे बहुत सारे हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दी गई है उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स अपनी ऊर्जा के लिए किस पे निर्भर होते हैं। तो आपको पता है उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए जो है सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर होते हैं। ये उत्पादक जो है ये हरे पेड़ पौधे हैं। तो ये जो है अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड पर ही निर्भर होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अब यहाँ से सेक्शन बी आ गई है। इनमें हमें जो है 5 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दी गई है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो चलिए पहले 1 एम्पियर की परिभाषा लिख लेते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाती है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल भी दी गई है। हमें यहाँ पे 500 कूलम आवेश दिया गया है तो आवेश हम लिख लेंगे। आवेश को क्यू बोला जाता है, क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। तो आवेश क्यू बराबर यहाँ पे 500 कूलम दी गई है। समय की वैल्यू यहाँ पे 10 मिनट दी गई है। तो हमें पता है कि समय की जो एसआई मात्रक होती है वो सेकंड होती है। तो इस 10 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, 600 सेकंड हो जाएगी। उसके बाद हम फॉर्मूला से विद्युत धारा हमें निकालनी थी। तो विद्युत धारा आई बराबर हमें पता है, आई बराबर होते हैं आवेश बटा समय। तो आवेश को समय से डिवाइड कर देंगे। आवेश की वैल्यू ये दी गई है, समय 600 सेकंड से आई थी। जो दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 2 0। तो यहाँ पे 5/6 आएगी और फिर 5/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें जो है 0.833 रिपीट होगी। तो इतनी एम्पियर की करंट उतने 10 मिनट में गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। और दूसरा क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है, यानी कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे आप मोटाई समझ सकते हैं। तो अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी तार अगर हम मोटा करते हैं तो प्रतिरोध की जो मान होगी वो कम हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा अनुपात होता है। अगर तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होगी और अगर तार की मोटाई को कम करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगी। वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध घटता है और क्षेत्रफल घटने पर, क्षेत्रफल यानी मोटाई घटने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का यहाँ पे रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर बी में हमें दी गई थी कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो 3 कारक हैं, वो 3 कारक आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला है चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई के ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
यानी कि समानुपाती होते हैं। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके बारे में तो मैंने ऊपर ही बताया था। उसके बाद है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि वो चालक जो है किस पदार्थ की बनी है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, या फिर कॉपर या एल्युमिनियम की है, उस पर भी उस चालक की प्रतिरोध निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दी गई है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर एक मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि विद्युत इस्त्री जो होते हैं, टोस्टर होते हैं, इन सभी में जो है शुद्ध धातु का इस्तेमाल नहीं होता है, उनके मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो है, तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कि हमें इनका प्रतिरोध बढ़ाना होता है। तो पहला कारण है कि मिश्र धातुओं का जो है प्रतिरोध अधिक होता है। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तभी वो जो है अच्छे से गर्म हो पाएगी। हीटर में भी इसी गुण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हीटर की जो कॉइल होती है उनका भी प्रतिरोध मिश्र धातु के बने होने के कारण अधिक होता है, जिससे वो तप्त होकर लाल हो जाती है। दूसरा है इसका गलनांक अधिक होता है। तो जितने भी हम लोग इस्त्री होते हैं सभी में जो है हम लोग गलनांक अधिक होगा, तभी जो है जल्दी से गलेगा नहीं हीट होके। तीसरा है उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। कितना भी तापमान बढ़ा देंगे तो इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दी गई है 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। मतलब हमें 3 ऐसे एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना हो। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अभ्यास लिखने हैं, प्रैक्टिसेस लिखने हैं। तो पहला, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ख़रीदारी के लिए हम जब भी जाते हैं तो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसे नहीं करना है। ख़रीदारी के लिए पॉलीथीन के बजाय जूट के थैले का हमें इस्तेमाल करना है। दूसरा, परिवहन के लिए जब हम कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो परिवहन के लिए हमें निजी वाहन के बजाय, खुद के वाहन के बजाय हमें जो है सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है कम से कम प्रदूषण हो। तीसरा है अनावश्यक रूप से चल रहे पंखे, जो ऐसे ही पंखे चल रहे हैं, रूम में कोई है नहीं, पंखा है फिर भी चल रहा है, लाइट जल रही है, तो इन सब को जो है हमें ऑफ कर देना चाहिए। इन सब से जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दी गई है समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। समजात अंग तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। उत्पत्ति संरचना समान होती है लेकिन कार्य उनका भिन्न होता है, वे समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद। पक्षियों के जो आगे के जो पैर होते हैं वो पंख में बदल जाते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है, लेकिन घोड़े के जो अग्रपाद हैं वो उन्हें चलने में मदद करते हैं। तो दोनों की उत्पत्ति यहाँ पे सेम है लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। पक्षी उसी अग्रपाद से उड़ने का काम करती है लेकिन घोड़ा दौड़ने का काम करता है। उसी तरह से दूसरा भी है मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो है 2 पैर 2 हाथ होते हैं, तो हमने अपना जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग जो है 4 पैरों पर ही चलते थे, बाद में हम लोगों ने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए किया और फिर 2 हाथों का इस्तेमाल हम अन्य कामों के लिए करने लगे। लेकिन गाय अभी भी 4 पैरों पे ही चल रही है। तो इनकी उत्पत्ति सेम है लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। अपमार्जक यानी डिकम्पोजर्स, जो सड़े गले चीज़ों को खा के
पर्यावरण को शुद्ध बनाती है उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। तो पाईतंत्र में अपमार्जक जो है मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, मतलब वो खाते हैं, भक्षण करते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। जो भी जानवर मर जाते हैं उनका जो है पर्यावरण से साफ सफाई जो है इन्हीं अपमार्जकों के द्वारा की जाती है। वो उन्हें खाते हैं और वे जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और साथ ही जैविक कचरा, पेड़ पौधों के सड़े गले भाग, गाय भैंस के गोबर, सड़े गले फल, सब्जियों के छिलके आदि का कुछ समय के अंतराल में अपघटन कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद ये सारे छिलके, गोबर, ये सारे जो है अपघटित कर दिए जाते हैं इन अपमार्जकों के द्वारा, और अंततः यह जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर पुनः इन्हें जो है पौधों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक ही क्रियात्मक समूह वाले या रासायनिक दृष्टि से समान एवं एक ही सामान्य सूत्रों द्वारा निरूपित किया जा सके। तो ऐसे ये यौगिक होते हैं जिनका क्रियात्मक समूह, रासायनिक दृष्टि भी सेम होती है और साथ ही साथ इनका जो है एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे कि एल्केन एक समजातीय श्रेणी है। तो आपको पता है एल्केन की जो फॉर्मूला होती है CnH2n+2 होती है। तो एल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी समजातीय श्रेणी में आएंगे। CH4 इथेन, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 सारे जो है इस समान सूत्र को फॉलो करते हुए बने हुए हैं। तो इन्हें हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है, अब यहाँ से सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। तो इनमें जो है आपको 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। और भी क्वेश्चन जोड़ा गया है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि हमें जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, उस फॉर्मूले को यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि वो कैसे फॉर्मूला बनी है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और साथ ही साथ श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा भी लिखनी है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है और प्रूफ थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, लिखा गया है ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, क्योंकि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तो इधर होगा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब चलिए प्रूव करते हैं फॉर्मूले को। तो सबसे पहले यहाँ पे R1, R2, R3 आप देख सकते हैं, ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनमें जो है I धारा प्रभावित हो रही है, तो एक ही तार है तो ये सभी में सेम धारा प्रभावित होगी। और इनके सिरों के बीच जो विभवांतर हैं V1, V2 और V3 हैं और इन्हें भी वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। तो उसे ही हम लिख लेंगे कि माना कि तीनों प्रतिरोध को R1, R2, R3 इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनसे होकर एक समान धारा I प्रभावित होती है।
यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 हैं तो जो V1 होगी तो ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू आई आर होती है, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगी, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगी और V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध जो होगी, कुल प्रतिरोध नहीं, कुल विभवांतर जो होगी, कुल विभवांतर यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। तीनों यहाँ पे तीनों वोल्टेज को जोड़ा जाएगा V1 V2 V3, तो ये V के बराबर होगी, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। यहाँ पे विभवांतर लिखा जाएगा, मिसप्रिंट हो गई है। तो अब यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे, तो V इक्वल टू V1 के जगह IR1, V2 के जगह IR2 और V3 के जगह IR3 लिखेंगे। अब यदि तीनों प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध R है, अब ये जो तीन प्रतिरोधक थे अलग अलग, अगर इनका प्रतिरोधक हम एक मान लें सिर्फ R, तो ओम के नियम से क्या हो जाएंगे, तो ओम के नियम से अगर समतुल्य प्रतिरोध R है तो V बराबर IR हो जाएंगे। अब हम जो है समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ये समीकरण मिलेगी, क्योंकि उसमें जो समीकरण थी वो क्या थी, तो V बराबर थी V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की वैल्यू यहाँ पे IR लेंगे, V1 की वैल्यू IR1 थी प्लस V2 की वैल्यू IR2 थी, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से अगर इन तीनों में I है तो I अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाएगी, फिर फाइनली I आपस में कैंसिल हो जाएगी और R इक्वल टू हमें फाइनली R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगी। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब तीन या तीन से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम से जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है, दिए गए परिपथ आरेख में प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम और 30 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो हमें फर्स्ट में परिपथ का कुल प्रतिरोध, सेकंड में परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और थर्ड में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी परिकलित करनी है। तो यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आप, R1 R2 R3 इस तरह से पासक्रम में जुड़ी हुई है और साथ ही इन्हें 12 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो R1 की वैल्यू 5 ओम दी गई थी, ये 10 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम और V की वैल्यू 12 वोल्ट, इसे हमें लिख लेना है। उसके बाद फर्स्ट में हमें निकालनी है समतुल्य प्रतिरोध। तो पासक्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, क्या होती है, ये होती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। R1 के जगह 5 पुट किया गया, R2 के जगह 10 और R3 के जगह 30 पुट किया गया है। इनका सारे का एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम जब हम लेंगे 5, 10 और 30 का तो 30 ही होगी। तो 5 से डिवाइड होगी 6 टाइम्स में, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगी, फिर 10 से 3 टाइम्स में और 30 से 1 टाइम्स में। तो फाइनली ऊपर की वैल्यू जो है 10 आएगी। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वैल्यू ऐड होके 10 आएगी, 10/30। फिर वैल्यू को हम पलटेंगे, यहाँ पे 1/R की वैल्यू आई है 10/30, तो जब हम वैल्यू को पलटेंगे तो ये R/30 ऊपर चली जाएगी, 10 नीचे, और फाइनली हमें जो है R की वैल्यू 3 ओम मिलेगी। दूसरे नंबर में हमें जो है कुल विद्युत धारा निकालनी थी I, तो कुल विद्युत धारा I बराबर V/R होगी ओम के नियम से। V बराबर
सॉरी I बराबर V बटा आर, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए तो 12 वोल्ट V की वैल्यू होगी। R की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाला है 3, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फाइनली 4 एम्पियर हमारा जो है करंट होगा, कुल विद्युत धारा। सी नंबर में हमें निकालनी है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। R1 से कितनी विद्युत धारा जा रही है, R2 से, ये सारे हमें निकालनी है। अलग अलग तार में कितनी कितनी विद्युत धारा जा रही है, तो I1 इक्वल टू हो जाएगी V/R1। V की वैल्यू 12 लेनी है, R1 की वैल्यू 5 ओम दी गई थी, 5 से डिवाइड कर लेनी है तो 2.4 एम्पियर हो जाएगी। I2 V/R2, फिर से हमें 12 में 10 से डिवाइड करनी, R2 की वैल्यू 10 ओम थी तो ये हो जाएगी 1.2 एम्पियर। और I3 की वैल्यू 12/30 हो जाएगी और ये फाइनली 0.4 एम्पियर होगी। ये सारे करंट को I1, I2, I3 को ऐड करेंगे तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी गई है धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं अधातुओं में हमें अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो रासायनिक गुणों के आधार पे मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है धातु और अधातु की। तो पहला जो है अंतर वो है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। याद रखना है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं और ये लाल को नीला कर देते हैं लिटमस को। इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। तो अम्ल क्या करता है, यह जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा जो अंतर है वो है कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है, पॉजिटिव चार्ज बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती है और अपचायक के रूप में कार्य करती है। तो अधातुएं क्या करती है, तो ये ऋण आयन बनाएगी, नेगेटिव आयन, इसलिए यह जो है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है और ये अपचायक के रूप में कार्य करती है। इसे आप याद रखिएगा। तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर यहाँ पे धातुएं क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती है। धातुएं जो है क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती है और अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाती है। इसे आप याद रखिएगा। चौथा है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और अधातुएं जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगी। अगला है यह जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाती है। अगर जलीय विलयन में अगर जल में इसे मिला दिया जाए तो ये प्लस में पॉजिटिव आयन बनाती है और यह जो है जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है, नेगेटिव आयन बनाती है, माइनस। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दी गई है पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बताइए। तो चलिए, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। कोई भी खाद्य श्रृंखला है, उनके जितने भी चरण होंगे, स्तर होंगे, उन्हें हम पोषी स्तर कहेंगे। तो इनका एक उदाहरण हमें देना है। तो उदाहरण क्या हो सकती है पोषी स्तर की, तो यहाँ पे उदाहरण है घास, हिरन, शेर। घास को हिरन खाती है और हिरन को फिर शेर खा जाते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। और साथ ही साथ हमें बतानी है इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर बतानी है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो है किस स्तर के हैं, ये भी बतानी है। तो ये जो पहली स्तर है घास, यह प्रथम पोषी स्तर होती है। घास यह उत्पादक होती है, यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था उत्पादक के बारे में कि ये अपने ऊर्जा के लिए किस पे निर्भर करती है। तो उत्पादक जो होते हैं हरे
पेड़ पौधे होते हैं, तो यह जो है सूर्य के प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल पे निर्भर करते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पे हिरन है, तो हिरन जो है द्वितीय पोषण स्तर है, यह प्रथम उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता होती है जो उत्पादक को खाती है। इसे शाकाहारी भी कहते हैं क्योंकि यह जो है शाकाहारी यानी उत्पादक को खाते हैं। तृतीय स्तर पर जो है, तृतीय पोषी स्तर पे शेर हैं। तो शेर क्या है, तो शेर जो है हिरन को खाते हैं, तो इसलिए यह जो है उच्च मांसाहारी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दी गई है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी मैंने दोनों लिख दिया है। अप्रभावी वैसे यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने लिख दिया है समझने के लिए। तो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा है अप्रभावी, जस्ट इसका उल्टा होगा कि संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आपको अगर मेंडल का प्रयोग याद है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे के साथ ऐसा किया था, और जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर के पौधों को लिया था तो उस संकरण कराया था, तो उसके पश्चात जो है लंबे मटर के पौधे मिले थे जो कि प्रभावी लक्षण थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है ही कि, तो उसे ही समझ लेते हैं। लिखा है जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराया तो उसे प्रथम पीढ़ी या संतति F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक ही पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। कुछ पौधे लंबे, कुछ पौधे बौने नहीं हुए, मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण से उगाया। फिर से उन्होंने पैतृक पौधा लिया और प्रथम पीढ़ी में जो पौधे थे उनका स्वपरागण कराया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। पहले में सारे पौधे लंबे थे, लेकिन इस बार सभी पौधे लंबे नहीं मिले। कुछ इनमें से बौने पौधे भी मिले। इनमें 1/4 पौधे बौने थे। तो मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा। जो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में जो नज़र आती है उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो पहली पीढ़ी में ही नज़र आती है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।